क्या होगा जब एक लड़की गलती से भविष्य को पहले ही देख कि कैसे एक दुर्घटना में बहुत से लोग मारे जाएंगे, वो लड़की उस इवेंट को ही बदल देती है और उसने पूरी टाइमलाइन को ही बदलते हुए उन सब को बचा लिया। लेकिन उसे पता नहीं था कि भविष्य बदलने के बावजूद वे सब अब भी नहीं बचने वाले। तो आज तक की वन ऑफ द बेस्ट मिस्ट्री मूवी सीरीज फाइनल डेस्टिनेशन की 6th मूवी ब्लड लाइन्स को चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत साल 1968 के समय से होती है, जहाँ की पोल आज अपनी गर्लफ्रेंड आयरिश को एक बहुत ऊंचे रेस्टोरेंट स्काईव्यू बिल्डिंग की ओपनिंग सेरेमनी में ले जा रहा है। आयरिश भी इस सरप्राइज से बहुत खुश थी क्योंकि ये टावर आज तक की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और इससे भी अजीब बात कि ये टावर अपने तय समय से 6 महीने पहले ही रेडी हो गया। यहाँ उन दोनों के अलावा और भी सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे ताकि वे ऊपर जाकर उस व्यू को एंजॉय कर सके। लेकिन अब जैसे ही दोनों लिफ्ट से ऊपर जाने लगे तो आयरिश को धीरे धीरे डर लगने लगता है कि उनके साथ कुछ तो गलत होने वाला है। अब उन्होंने ऊपर जाने पर देखा कि कैसे यहाँ तो ऑलरेडी बहुत से लोग डांस कर पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। आज इस ग्रैंड सेरेमनी को विटनेस करने बहुत से लोग इकट्ठा हुए हैं। हालांकि पोल को पता लगा कि लोगों की संख्या ज्यादा होने से उन्हें आज टेबल नहीं मिल पाएगी, तो कहीं उन्हें वापस नीचे न जाना पड़े, इसलिए वे गेस्ट होने का नाटक कर बाकी लोगों के साथ पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। इसी बीच आयरिश जो कि किनारे पर खड़ी होकर इस बिल्डिंग की ऊंचाई देख रही थी, अचानक से उसका मन खराब होने लगा और वो तेजी से वॉशरूम की ओर भागती है। वहीं इसी बीच पार्टी में कुछ ऐसी घटनाएं होना शुरू हो चुकी थी जिनसे कि जल्दी यहाँ पर बहुत बड़ी घटना घटेगी। एक शैंपेन का ढक्कन लगने से एक नुकीला पीस शीशे पर जा लगा और वो फ्लोर वाला शीशा क्रैक हो गया। हालांकि हर कोई डांस में बिजी होने के चलते उस पर ध्यान नहीं दे पाता। तो वहीं आयरिश को बाथरूम की ओर एक बच्चा दिखाई देता है जो कि अकेला बैठा था और उसकी माँ आयरिश को देखकर ही समझ गई कि उसकी हालत इसीलिए खराब है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। हालांकि आयरिश को ये पहले से पता था और वो पोल को आज इसी बारे में बताने का फैसला करती है। हालांकि उसे डर भी है कि कहीं पोल उसके प्रेग्नेंट होने से उसे रिजेक्ट ना कर दे। अब ऊपर छत पर जाकर खुद पोल ही उसे प्रपोज कर देता है और जब आयरिश ने उसे अपने प्रेग्नेंट होने की सच्चाई बताई तो पोल तो उल्टा इससे और खुश हो गया और वे फाइनली खुश थे कि अब वे एक हो जाएंगे। तभी पीछे एक बच्चा जो कि लगातार कुछ कॉइन्स को नीचे फेंके जा रहा था, अब उसे एक गार्ड रुकने को कहता है कि वो ऐसा ना करे, नीचे कॉइन फेंकने से किसी को चोट भी लग सकती है। हालांकि अब उस गार्ड के वापिस जाने पर वो बच्चा फिर भी कॉइन्स को नीचे फेंकना जारी रखता है और इसी दौरान एक कॉइन अब हवा से वापस आते हुए बिल्डिंग की लिफ्ट वाली मशीन में जाकर फंस गया। वही अंदर आयरिश और पोल तो एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय कर रहे थे। वे अपनी लाइफ की नई शुरुआत जो करने वाले हैं कि तभी अब उस कॉइन के फंसने से बिल्डिंग के कुछ स्क्रूज एक एक कर बाहर निकलने लगे। तभी एक चेन रिएक्शन शुरू होते हुए पहले एक गैस लीक हुई और फिर डांस फ्लोर जो कि शीशे से बना था अब वो ही अचानक से टूट जाता है, जिससे कि बहुत सारे लोग तभी नीचे गिर गए। आयरिश देखती है कि पोल भी लटक गया और वो उसे बचाने की कोशिश भी कर रही थी मगर वो भी नीचे गिर ही गया। यहाँ अब तक हर ओर भगदड़ मच चुकी थी, हर कोई खुद की जान बचाने के लिए नीचे जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अब पहले जो गैस लीक हुई थी उसकी वजह से हर ओर आग लग गई जिसमें भी बहुत से लोग मारे गए और बाकी बचे हुए लोग बिल्डिंग के दूसरी ओर भागते हैं। वहीं जब कुछ लोग सीढ़ियों से नीचे भी उतरना चाह रहे थे तो वो भी टूट गई, यानी कि अब नीचे जाने का एकमात्र रास्ता सिर्फ एलिवेटर ही बचा है। लेकिन अब यहाँ भी भीड़ ज्यादा होने से आयरिश लिफ्ट के अंदर नहीं घुस पाती। वही लिफ्ट में भी बहुत से लोग भर गए जिससे कि लिफ्ट नीचे गिर जाती है और उसमें मौजूद सभी लोग मारे गए। अब आयरिश घबराते हुए इधर उधर भाग रही थी। इस तबाह होती हुई बिल्डिंग के बीच वे नीचे भी नहीं जा सकते और इतनी ऊंचाई से कोई भी नीचे गिरा तो उसके बचने का कोई चांस नहीं। यहाँ अब तक एक साइड की बिल्डिंग भी टूट गई और वहाँ से बाकी बचे हुए सभी लोग नीचे गिर गए, यानी कि अब सिर्फ आयरिश ही जिंदा बची है। और तभी उसे एक बच्चे की आवाज आई। ये असल में वही बच्चा था जो कि उसे शुरू में दिखा था। तो आयरिश अब अपने साथ उसे भी बचाने भागती है। उसने कई देर तक एक हाथ से लटक कर उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन फाइनली उसकी भी उंगली टूट ही गई और वे दोनों भी नीचे गिर गए और आखिर में सब मारे गए। अब यहाँ से रिवील हुआ कि ये सब कुछ स्टेफनी नाम की एक लड़की सपना देख रही थी जो कि अभी अपने कॉलेज की क्लास में मौजूद है। स्टेफनी को यही आयरिश वाला सपना पिछले 2 महीनों से आ रहा है और वो आज इसके बारे में अपनी दोस्त को बताती है कैसे असल में वो आयरिश की ग्रैंड डॉटर है। लेकिन अब उसे अपनी दादी के सपने क्यों आने लगे, वो भी एक ऐसी दुर्घटना जो कि असल में कभी घटी ही नहीं। तो अब उसे वापिस से अपने घर जाकर इन सपनों का कारण जानना होगा। स्टेफनी अगले ही दिन घर जाकर अपने पिता मार्टी से मिलती है। उसे तो बस अपनी दादी आयरिश के बारे में जानना था कि अब वो कहाँ है।
क्योंकि आयरिश पिछले कई दशकों से उन सब से दूर थी। तो अब स्टेफनी अपनी माँ की चीजों में आयरिश का एड्रेस ढूंढने लगती है। यहाँ अब तक ऊपर से स्टेफनी का भाई चार्ली भी आ गया, जो कि स्टेफनी को देखकर ज्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि स्टेफनी कॉलेज जाने के बाद अपने भाई के पास ज्यादा फोन नहीं करती और वो अकेला रह गया। यहाँ अब चार्ली अपने कजन से मिलने उनके घर जा रहा था, तो स्टेफनी भी उसके साथ जाने लगती है ताकि वहाँ से उसे अपनी ग्रैंड मदर आयरिश का एड्रेस मिल जाए। रास्ते में स्टेफनी ने अपने भाई को अपने सपनों के बारे में सब बता दिया कि कैसे उसे पिछले 2 महीनों से उनकी दादी आयरिश का बार बार एक ही सपना आता है, जिसमें कि उस ऊंची बिल्डिंग में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ तो कभी हुआ ही नहीं था। उनकी दादी तो अब तक जिंदा है, तो उसे वो सपना बार बार क्यों आ रहा है? इसी का पता लगाने के लिए स्टेफनी अपनी दादी आयरिश से मिलना चाहती है। दोनों जल्द ही अपने अंकल के घर पहुंच गए, जहाँ के उनके कजन्स एरिक और बॉबी मिलते हैं। इसके अलावा उनकी एक बहन जूलिया भी थी। अब स्टेफनी सीधा अपनी आंट ग्रेंडा और अंकल होवर्ड से मिलने जाती है, जिनसे कि वो अपनी दादी आयरिश का एड्रेस पूछने लगी। हालांकि उसका अंकल होवर्ड अब आयरिश के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वो गुस्से में कहता भी है कि कैसे उनके पिता पोल के मरने के बाद आयरिश पागलों जैसी बातें करने लगी। वो सिर्फ एक ही बात दोहराती कि कैसे जो लोग उस स्काई टावर के हादसे से बचे हैं वे अब एक एक कर सभी मर जाएंगे। आयरिश के वे 2 ही बच्चे थे, खुद होवर्ड और स्टेफनी की माँ डार्लिन। सो आयरिश को ऐसे बिहेव करते देख पुलिस ने होवर्ड और डार्लिन को आयरिश से दूर कर दिया। अब स्टेफनी कहती है कि उसकी दादी आयरिश जरूर से कुछ ऐसा बताना चाहती थी जिसे कि कभी कोई समझ नहीं पाया, और अब वो अपनी ग्रैंड मदर आयरिश से मिलकर सब जानना चाहती है। हालांकि अंकल होवर्ड उसे अब भी कुछ नहीं बताता, लेकिन स्टेफनी की अपनी आंट से पूछने पर उसे पता चल ही गया कि उसकी दादी की करंट लोकेशन क्या है। वहीं उसके सामान से उसे अपनी दादी आयरिश और दादा पोल की पुरानी फोटो भी मिल गई, यानी कि ये सब कुछ 50 साल पहले उस टावर हादसे से शुरू हुआ था, जो कि स्टेफनी को अपने सपने में दिखाई भी देता है, मगर असल में इस टाइमलाइन में कभी वो घटना हुई ही नहीं। अब स्टेफनी काफी लंबी ड्राइविंग के बाद फाइनली अपनी दादी आयरिश के घर पहुंच ही जाती है, जो कि दूर जंगल में बीचों बीच बना हुआ था। इस घर को चारों ओर से सुरक्षित भी किया गया है, मगर किससे अभी तो ये स्टेफनी को भी नहीं पता। अब स्टेफनी इंटरकॉम पर बात कर अपनी दादी को यकीन दिलाती है कि कैसे वो उसकी नातिन है। स्टेफनी आयरिश की बेटी डार्लिन की बेटी है, तो वो उसे अंदर आने दे। अब आयरिश पहले स्टेफनी का फोन और गाड़ी की चाबियां सब कुछ बाहर एक बॉक्स में छोड़ने को कहती है। वो किसी भी नुकीली चीज को अंदर नहीं लाने देगी, जिसके बाद गेट खुल गया और स्टेफनी डरते हुए अंदर आकर देखती है कि कैसे आयरिश अब बूढ़ी हो चली थी। आयरिश स्टेफनी को देख खुश तो है, मगर वो उसके करीब नहीं जाती। स्टेफनी ने ये भी नोटिस किया कि आयरिश हर वक्त डरी रहती है, मानो कि उसे किसी घटना का अंदेशा हो। अब स्टेफनी की माँ डार्लिन के बारे में पूछने पर स्टेफनी ने रिवील किया कि कैसे उसे पिछले 2 महीनों से उन्हीं के सपने आ रहे हैं, जिसमें कि वे सब उस टावर में मारे जाते, लेकिन असल में तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अब ये सुनकर आयरिश बताती है कि वो सब कुछ रियल में हुआ था। उस दिन जब वो पोल के साथ उस स्काई टावर में गई थी, तब ऐसा हकीकत में हुआ था, मगर वे सारे विजन्स उसने पहले ही देख लिए जब छत पर पोल उसे प्रपोज कर रहा था। सो आयरिश ने जल्दी सारी इवेंट्स बदल दी, क्योंकि उसे भविष्य का पहले से पता चल गया। उसी ने उस बच्चे से कॉइन छीन लिया, उस आग को बुझा दिया और फ्लोर पर जो क्रैक आया था उसके बारे में सबको बताया, जिनसे कि वो पूरी इवेंट ही बदल गई। और उस दिन उस टावर में जितने भी लोग मरने वाले थे, आयरिश ने भविष्य देखने की वजह से उन सब की जान बचा ली, जिसके बाद वो टावर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन समय के साथ आयरिश ने नोटिस करना शुरू किया कि जिन सब लोगों की उसने टावर पर मरने से जान बचाई थी, वे बाद में अन्य दूसरी घटनाओं से मारे जाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें असल में उसी टावर में मरना हो, वही उनकी नियति थी। मगर आयरिश ने वो इवेंट बदलकर उनकी जान बचा ली, और अब यूनिवर्स नहीं चाहता कि वे सब जीवित रहें। अब स्टेफनी हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ आयरिश ने आगे बताना जारी रखा कि बाद में मरने वाले उसी ऑर्डर में मरने लगे जिस ऑर्डर में वे उस टावर पर मरने वाले थे, और चूंकि आखिर में खुद आयरिश ही बची थी, तो उसने किसी तरह से अब तक खुद को बचाए रखा है। लेकिन अब 2 महीने पहले उसे भी कैंसर डायग्नोस हो गया, यानी कि वो ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएगी। और ठीक उसी टाइम से स्टेफनी को भी उसके सपने आने लगे, यानी कि आयरिश के अनुसार अब स्टेफनी को उनके पूरे परिवार को बचाना होगा, क्योंकि अगर आयरिश मारी गई तो फिर यूनिवर्स एक एक कर उसकी फैमिली के मेंबर्स को भी मारने लगेगा। मौत उन सब के पीछे आएगी, क्योंकि उन्हें तो कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। अब आयरिश अपनी इतने सालों की इन सब पर की गई रिसर्च स्टेफनी को देने लगती है, ताकि वो सब कुछ समझ सके।
जिन तरीकों की वजह से वो अब तक मौत से बच पाई, और इसलिए ही वो इस सेफ हाउस से बाहर नहीं निकलती। सो स्टेफनी इसी की मदद से अपनी फैमिली को बचा पाएगी। इसी दौरान उसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी हिल गया और उसे एक प्लांट की रस्सी जलने लगती है, लेकिन आयरिश उसे नोटिस कर लेती है। अब स्टेफनी को अपनी दादी की बातों का कोई भरोसा नहीं होता। उनकी इन्हीं बातों की वजह से उसकी बाकी फैमिली आयरिश को पागल समझती थी। तो वो अब बिना डायरी को लिए ही वापस जाने लगती है। वहीं आयरिश बाहर जाने के बारे में सोचने लगी, क्योंकि उसे अंदाजा था कि वो किन किन तरीकों से मारी जाएगी। वैसे भी मौत इतने सालों से उसके पीछे है, लेकिन अब चूंकि वो तो कैंसर से वैसे भी मारी जाएगी, तो वो आयरिश को यकीन दिलाने के लिए कि वो सच बोल रही है और वो उनकी पूरी फैमिली को बचा ले, आयरिश अब उसे वो डायरी देने बाहर निकल आई और उसने कहा कि अब जो आगे होने वाला है उससे स्टेफनी को उसकी हर बात का भरोसा हो जाएगा। और तभी पीछे से एक विंग टूटते हुए एक फायर डिवाइस की मदद से सीधा आयरिश के सिर में जा घुसा और वो वहीं मारी गई। उसने ये सब कुछ पहले से प्रिडिक्ट कर लिया था और ऐसा ही हुआ। अब अगले दिन पूरी फैमिली आयरिश के फ्यूनरल पर इकट्ठा होती है। यहाँ स्टेफनी ने अपने पिता और अंकल होवर्ड को सब बताया कि कैसे आयरिश ने मरने से पहले उसे बता दिया था कि अब उसके मरते ही मौत उनकी पूरी फैमिली की ओर आएगी, तो वे सब सतर्क हो जाएं। हालांकि अब उसकी बातों का कोई भरोसा नहीं करता और तभी वहाँ पर स्टेफनी की माँ डार्लिन भी आ गई, जो कि उन्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। तो स्टेफनी गुस्से में उनसे दूर जाने लगती है और जब उसका भाई चार्ली उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि उन्हें अपनी माँ से बात करनी चाहिए, तो भी स्टेफनी नहीं मानती, क्योंकि उनकी माँ उन्हें बचपन में ही उनके पिता के सहारे छोड़कर चली गई थी और अब वो उन्हें एक और मौका नहीं दे सकते। अब अगले दिन होवर्ड अपनी पूरी फैमिली के लिए एक लंच होस्ट करता है, क्योंकि अब पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठा हुई है। हालांकि स्टेफनी वह अपनी माँ के मौजूद होने से अपने घर चली गई और वो आयरिश की डायरी पर रिसर्च करने लगती है। उसी डायरी से पता चला कि कैसे वे किन किन चीजों से मर सकते हैं। मौत कभी उनका पीछा नहीं छोड़ती, जीने की इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। वहीं दूसरी ओर लंच के दौरान बॉबी से एक शीशे का टुकड़ा गलती से बर्फ में गिर गया, यानी कि वो किसी एक मेंबर के गिलास में जाने वाला है, क्योंकि वे टोस्ट कर रहे थे। जिसके बाद होवर्ड अपनी बहन डार्लिन से मिलने जाता है, क्योंकि वो बहुत सालों के बाद लौट रही थी। वो बताती भी है कि कैसे उनकी माँ आयरिश हमेशा उन्हें मौत को लेकर डरा कर रखती। इसी वजह से डार्लिन की मेंटल हालत खराब हो गई और वो अपने बच्चों स्टेफनी और चार्ली को बचपन में ही उनके पिता के पास छोड़कर चली गई। वहीं स्टेफनी को डायरी से अंदाजा हो गया कि उनके साथ कुछ तो गलत होने वाला है, तो वो जल्दी से उन्हें फोन करते हुए उनके घर जाने लगती है, लेकिन बाकी सब लंच में बिजी होने के चलते कोई फोन नहीं उठा पाता। वहीं होवर्ड अब तक अपने बच्चों को ज्वाइन करने लगता है कि तभी डार्लिन ने नोटिस किया कि उनके नीचे एक नुकीला औजार पड़ा था और उसने उसे उठाकर साइड में लाकर रख दिया। हालांकि अब तक सारी घटनाएं शुरू हो चुकी थी। मौत अपना खेल रचने लगती है। अब तक यहाँ स्टेफनी भी आ गई, लेकिन अब जैसे ही उसे देख होवर्ड उसकी ओर जा ही रहा था कि वहीं शीशे का टुकड़ा जो कि ग्लास में गिर गया था, अब वो होवर्ड के पैर में लग गया, जबकि उसी नुकीले औजार से जिसे कि पहले डार्लिन ने उठाया था, वो गिरने से घास काटने की मशीन चालू हो गई और वो मशीन सीधा होवर्ड के मुंह पर चढ़ जाती है, जो कि पैर में शीशा लगने से नीचे गिर गया था और वो वही मारा गया। अब यहाँ से तो स्टेफनी को आयरिश की थ्योरी कंफर्म हो चुकी थी कि आयरिश के मरते ही अब उसकी पूरी फैमिली मरने लगेगी, क्योंकि उन्हें तो कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। सो स्टेफनी अपनी पूरी रिसर्च को तैयार कर अब अपनी फैमिली को इकट्ठा कर उन्हें सब समझाने लगती है। स्टेफनी ने बताना शुरू किया कैसे उस टावर में आयरिश द्वारा बचाए जाने के बाद वे सभी लोग उसी ऑर्डर में मारे जाने लगे जिस ऑर्डर में उन्हें उस टावर पर मरना था, लेकिन चूंकि उन सभी मरने वालों की संख्या सैकड़ों में होने से मौत को हर एक तक पहुंचने में कई साल लग गए और तब तक बहुत से लोग तो बच्चे तक पैदा कर चुके थे, जो कि कभी होते ही नहीं अगर वे टावर में मारे जाते। तो अब डेथ हर उसको मार रही है जिनका की कनेक्शन उस टावर में मौजूद लोगों से था। और आखिर में जब आयरिश का मरने का नंबर आया तो वो उस कैबिन में छिप गई और मौत को बरसों लग गए उस तक पहुँचने में, इसलिए उसके बाद कोई नहीं मर रहा था। लेकिन मौत अब आयरिश के मरने के बाद उनके पीछे आएगी। ये मरने का ऑर्डर बड़े से छोटे का होगा, मतलब कि होवर्ड आयरिश का बड़ा बेटा था, तो अब होवर्ड के मरने के बाद उसके तीनों बच्चे उनकी उम्र के हिसाब से मरेंगे। सबसे पहले बड़ा बेटा एरिक, फिर जूलिया और आखिर में सबसे छोटा बॉबी। उनके बाद होवर्ड की छोटी बहन डार्लिन की फैमिली का नंबर आएगा, जिसमें कि डार्लिन के बाद स्टेफनी खुद और आखिर में चार्ली। डेथ का पूरा ऑर्डर अब ये रहने वाला है। इसके अलावा होवर्ड की पत्नी ब्रेंडा और स्टेफनी का पिता, ये दोनों सेफ है क्योंकि ये दोनों आयरिश और पॉल की ब्लड लाइन से नहीं जुड़े। स्टेफनी आगे ये भी बताती है कि
कि उसे डायरी में किसी जेबी नाम के आदमी का पता चला जिसने की डेथ को चकमा दे दिया। सो वे उसे ढूंढकर उससे पूछ सकते हैं कि वे कैसे बचे। हालांकि इस बार भी किसी को उसकी बातों का भरोसा नहीं होता और वे ये कहकर कि स्टेफनी भी अपनी दादी जैसी पागल हो रही है, वे सब चले गए। अब इसी रात जब टैटू शॉप में एरिक हर रोज की तरह अपना काम कर रहा था, तो अब सारा काम हो जाने के बाद एरिक शॉप में अकेला रह गया और वो अपने पिता होवर्ड की याद में उनको अपने हाथ पर टैटू बनाने लगता है। इसी दौरान उसे स्टेफनी का मैसेज भी आया कि उसी का अगला नंबर है, तो वो सतर्क रहे। लेकिन एरिक अपना फोन बंद कर लेता है और तभी यहाँ भी इवेंट्स अपने आप घटने लगी। पंखे की एक चेन एरिक की नोज रिंग में फंस जाती है जिससे कि वो निकल नहीं पाता। वहीं नीचे अब तक एक लैंप के गिरने से आग लग चुकी थी, जबकि एरिक खुद चेन से लटका हुआ है। और तभी शॉप में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। अब सुबह होने पर स्टेफनी अपने छोटे भाई चार्ली को उठाती है कि अब एरिक का फोन रास्ते से ही बंद आ रहा है। तो दोनों जल्दी से एरिक के घर जाने लगते हैं। रास्ते में चार्ली को पता भी लगा कि कल रात एरिक की शॉप में ब्लास्ट हुआ था, सो इससे तो दोनों और ज्यादा डर गए। लेकिन तभी सरप्राइजिंगली उन्हें एरिक सही सलामत सड़क पर ही मिल गया। वो बताता भी है कि वो कल रात वाले ब्लास्ट में बच गया था क्योंकि लकीली उसने एक लेदर जैकेट पहन रखी थी। अब स्टेफनी तो और कंफ्यूज हो गई कि एरिक किस्मत से कैसे बच सकता है। ऑर्डर के हिसाब से उसे ही मरना था, सो वो एरिक को आगे केयरफुल रहने को कहती है। स्टेफनी आयरिश की डायरी से अपने आइडियाज लगाने लगी, कैसे सोकर खेल रहे बच्चों की बॉल उन्हें लग सकती है। वहीं पास में एक पेड़ पर ट्रिमर लटका हुआ है, साथ में ही एक आदमी पत्ते उड़ा रहा था, सो वे सभी चीजें एरिक को मारने की कोशिश कर सकती हैं। अब तक यहाँ एरिक की छोटी बहन जूलिया भी आ गई, सो स्टेफनी एरिक को अब कूड़े के ट्रक से दूर रहने को कहती है। तभी पीछे जब जूलिया जा रही थी तो पहले वाली सारी चीजें इकट्ठा होकर अब उनकी वजह से जूलिया उस कूड़े के ट्रक में गिर गई, सेम जैसा कि स्टेफनी ने प्रिडिक्ट किया था। लेकिन ये सब एरिक की बजाय उसकी छोटी बहन जूलिया के साथ हुआ। अब तीनों जल्दी से ट्रक के पीछे भागने लगते हैं ताकि जूलिया को अंदर से निकाल सके, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए और जूलिया इस गार्बेज ट्रक में फंसकर आखिरकार मारी ही गई। अब स्टेफनी रोते हुए माफी मांगती है, कैसे उसके ऑर्डर गैस करने में इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। लेकिन यहाँ से ब्रेंडा ने इसका मेन राज खोला। दरअसल एरिक जो कि सबसे बड़ा है, वो असल में होवर्ड का बेटा था ही नहीं। ब्रेंडा का उस वक्त किसी से अफेयर चल रहा था, इसलिए एरिक का पिता कोई और ही है, जिसके बारे में ब्रेंडा ने आज तक ये सच्चाई होवर्ड और एरिक समेत बाकी सबसे छिपाई रखी। यानी कि एरिक चूंकि अब आयरिश की ब्लड लाइन से नहीं है और इसी हिसाब से जूलिया का ही नंबर था और वो ही मारी गई। अब एरिक ये सुनकर कि उसकी लाइफ की इतनी बड़ी सच्चाई उसे आज पता चली, वो गुस्से में बाहर निकल जाता है। वहीं अब होवर्ड की फैमिली में सबसे छोटा बॉबी ही बचा है, यानी कि अब मरने का उसका नंबर होगा। वहीं अब तो सबको स्टेफनी की थ्योरी पर यकीन भी हो चला है, तो वे प्लान करने लगते हैं कि वे बॉबी को कैसे बचाएं। अब मौत सीधा उसी के पीछे जाएगी। तभी उन्हें याद आया कि कैसे आयरिश की डायरी में किसी जेबी नाम के आदमी का नाम था जो कि मरने से बच गया, और चार्ली ने अब तक उसका एड्रेस भी ढूंढ निकाला, कैसे वो पास के ही एक हॉस्पिटल में काम करता है। तो अब वे सब वहीं जाकर उससे इस बारे में पूछने का फैसला करते हैं। वहीं जाते हुए एरिक भी वापिस आ गया। बेशक से उसका पिता कोई और हो, मगर उसने बॉबी को अपना भाई ही माना था, सो वो भी उनके साथ बॉबी को बचाने जाने का फैसला करता है। यहाँ रास्ते में जब स्टेफनी को अपने बचपन के फोटोज अपनी माँ की गाड़ी में नजर आए तो मैडलिन सफाई भी देती है कि वो बहुत डर गई थी। उसकी माँ आयरिश ने हमेशा उसे मौत के प्रति डरा कर रखा, इसलिए उसे अपने दोनों बच्चों से दूर जाना पड़ा, कहीं वे भी उसकी तरह पागल ना हो जाए। मगर अब सब कुछ सच निकल रहा है। सभी अब हॉस्पिटल जाकर उसी जेबी से मिलते हैं। ये वही जेबी है जिसे कि हम अब तक हर एक फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज में देखते आए थे। अब स्टेफनी के उसे सब बताने पर जेबी रिवील करता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही छोटा बच्चा है जो कि उस हादसे वाले दिन अपनी माँ के साथ टावर पर गया था, लेकिन फिर वहाँ पर आयरिश ने उन सब को बचा लिया। यानी कि वो ओरिजिनल टाइमलाइन के हिसाब से आयरिश के बाद सबसे आखिर में मरने वाला था, लेकिन आयरिश ने मौत को अपने तक रोके रखा। वो आगे बताता है कि ऐसा सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं और भी बहुत से लोगों के साथ हो चुका है। आज तक कभी कोई मौत को चकमा नहीं दे पाया, आज तक कभी कोई डेथ को चीट नहीं कर पाया। वो बताता है कि उसी ने आयरिश के साथ मिलकर पूरी दुनिया से दूर वो कैबिन बनाया था ताकि आयरिश वहाँ सेफ रह सके, लेकिन आखिरकार आयरिश को कैंसर हो गया और अब तो खुद उसे भी कैंसर है। अब स्टेफनी पूछती है कि फिर वे मौत से कैसे बचें। अब जेबी के अनुसार उसने अपने पूरे जीवन में मौत से बचने के 2 तरीके ढूंढ निकाले हैं।
पहला कि जिस किसी का भी मरने का नंबर हो वो अपनी जगह किसी और को मार दे और फिर वे जिसे भी मारेंगे उसकी लाइफ उन्हें मिल जाएगी। वहीं दूसरा रास्ता ये है कि जिसका भी मरने का ऑर्डर है उसे किसी तरह से अपनी सांसें रुकने तक मरना होगा और फिर किसी तरह से आखिरी वक्त पर बाकी लोग उसे रिवाइव कर दें, जैसा कि एक बार हो भी चुका है। और उसके बाद मौत उनकी ब्लड लाइन का पीछा छोड़ अपने अगले शिकार पर निकल जाएगी। अब ये सुनकर एरिक अपने भाई बॉबी को बाहर ले आता है। वे शुरू में सोचते भी हैं कि क्या बॉबी को किसी और की जान लेनी चाहिए ताकि उन्हें किसी और की लाइफ मिल जाए। वही अगर उन्होंने ऐसा किसी बच्चे के साथ भी किया तो बॉबी को पूरी एक इंसानी लाइफ मिल जाएगी। लेकिन दोनों में से कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता और वे दूसरे वाला ऑप्शन चुनते हैं। अब चूंकि बॉबी को बचपन से ही नट से एलर्जी रही है, सो एरिक के प्लान के अनुसार वे उसे एक नट्स की चॉकलेट खिलाकर उसकी हालत खराब करेंगे। और जब बॉबी बिल्कुल मरने वाला होगा तो चूंकि वे हॉस्पिटल में मौजूद हैं, तो यहीं से एरिक बॉबी को मरने से ठीक पहले डॉक्टर के पास ले जाकर उसकी जान बचा लेगा। हालांकि अब जिस मशीन से वे नट्स वाली चॉकलेट निकाल रहे थे वो अटक गई और दोनों जबरदस्ती उस मशीन को हिलाकर पैकेट निकालने लगते हैं, जिसके की साथ में एक स्प्रिंग भी निकल आया। इसके बाद दोनों एक MRI रूम में चले गए ताकि कोई उन्हें देख ना सके और एरिक अब बॉबी को सेफ रहने का कहकर एक व्हील चेयर लेने चला जाता है ताकि उसे मरते हुए बॉबी को डॉक्टर तक ले जाने में कोई लेट ना हो। हालांकि इसी बीच उनसे गलती से MRI मशीन चालू हो गई जो कि मेटल को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी कि मौत अपना खेल खेलना शुरू कर चुकी थी। अब बॉबी के लिए व्हील चेयर लाने के बाद एरिक उसके पास से उसका इंजेक्शन भी ले लेता है ताकि वो एलर्जी होने के बाद इंजेक्शन ना लगा सके और उनका प्लान काम कर जाए। अब प्लान के अनुसार बॉबी ने वो चॉकलेट खा ली जिससे कि उसे एलर्जी होना शुरू हो जाती है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि पीछे MRI मशीन भी चल रही थी जो कि अब एक एक कर सारी मेटल की चीजों को अपनी ओर खींचने लगी। यहाँ एरिक ने अपनी पूरी बॉडी में मेटल पियर्स करवा रखे थे, तो अब एक एक कर उसकी पूरी बॉडी MRI मशीन में खींचने लगती है और आखिरकार एक व्हील चेयर के लगते ही एरिक अब पूरा ही MRI मशीन में जा फंसा और कुचल कर मारा गया। तो वहीं बॉबी अब एलर्जी से मरते हुए एरिक के हाथ से इंजेक्शन लेने गया और फाइनली उसने खुद को शॉट भी दे दिया। लेकिन बाहर भी अब तक MRI मशीन की मैग्नेटिक फील्ड पहुंच चुकी थी, जिससे कि एक नर्स उस रूम में देखने जाती है कि ये क्या हुआ। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो वही मशीन वाला स्प्रिंग जो कि गलती से एरिक और बॉबी की वजह से बाहर निकल गया था, वो ही अब खींचते हुए सीधा बॉबी के सिर में जा लगा और वो भी मारा गया। यानी कि अब सिर्फ डार्लिन, स्टेफनी और चार्ली ही बचे। सो डार्लिन ऑफर करती है कि चूंकि अगला उसी का नंबर है तो वो अपनी माँ आरिश के कैबिन में रहने चली जाएगी जो कि सबसे सेफ है। वहाँ पर मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और जब तक डार्लिन को कुछ नहीं होगा तब तक स्टेफनी और चार्ली भी सेफ रहेंगे, क्योंकि मौत एक ऑर्डर में ही चलती है। अभी तो उनके पास और कोई तरीका नहीं। वैसे भी डार्लिन अपने बच्चों के लिए पहले कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अब वो उनकी जान बचाने के लिए उम्र भर उसी सेफ कैबिन में बंद रहने को तैयार है। तीनों अब बहुत लंबी ड्राइविंग के बाद फाइनली उस कैबिन तक पहुंच ही जाते हैं, लेकिन यहाँ तो गेट्स बंद थे और उनमें बिजली का करंट दौड़ रहा था। सो स्टेफनी अब अपनी गाड़ी से टक्कर मार गेट को तोड़ अंदर घुस जाती है, लेकिन इसी दौरान उसकी सीट बेल्ट अटक गई और वो वहीं फंस गई। हालांकि अभी तो उन्हें उनकी माँ डार्लिन को सेव करना था। सो चार्ली डार्लिन को लेकर जल्दी से कैबिन के अंदर जाने लगता है। वहीं अब मौत का प्रोसेस फिर से शुरू हो चुका था। सो एक बिजली की वायर टूटते हुए कैबिन पर गिर गई, जिससे कि अंदर का स्टोव फट जाता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। बाहर डार्लिन और चार्ली तो घायल हुए ही, साथ ही वो गाड़ी भी पलट गई जिसमें कि स्टेफनी सीट बेल्ट से निकल नहीं पा रही थी। बाहर डार्लिन जल्दी से भागकर अपने बेटे चार्ली को दबने से बचाती है कि तभी एक पार्ट उसी पर आ गिरा और डार्लिन मारी गई। वहीं गाड़ी में स्टेफनी पानी में डूब रही थी और मरने का उसी का नंबर था, लेकिन चार्ली ने जल्दी से भागकर किसी तरह से आखिरी वक्त पर उसे बाहर निकाल ही लिया और उसे बचा लिया। अब उन्हें जेबी ने पहले से बता दिया था कि अगर कोई थोड़ी देर मरकर जीवित हो जाए तो मौत उनकी ब्लड लाइन से आगे निकल जाती है। ऐसा ही कुछ स्टेफनी के भी साथ हुआ और दोनों खुश होते हैं कि वे अब बच जाएंगे। अब इस घटना को कई दिन बीत चुके हैं। दोनों भाई बहन अपने पिता के साथ उनके पास्ट में जो कुछ हुआ उसे भुलाने के लिए लाइफ में आगे बढ़ चुके थे। आज वे एक साथ चार्ली के एक दोस्त को पार्टी के लिए लेने भी गए, जहाँ की वे एक डॉक्टर को सब बताते हैं
कैसे चार्ली ने स्टेफनी को कुछ देर मरने के बाद बचा लिया, लेकिन अब डॉक्टर उन्हें बहुत बड़ा राज खोलता है। कैसे स्टेफनी तो कभी मरी ही नहीं थी। मेडिकल साइंस के अनुसार वो सिर्फ बेहोश हुई थी, यानी कि मौत ने उनका अब तक पीछा नहीं छोड़ा। और तभी पीछे एक औरत के हाथ से एक सिक्का गिरते हुए वो सीधा एक रेलवे ट्रैक के बीच जाकर फंस गया, जिससे कि ट्रेन अब ट्रैक से नीचे उतरते हुए स्टेफनी और चार्ली के पीछे जाने लगती है। और आखिरकार उन दोनों के दूर भागने के बावजूद वे दोनों उसके नीचे दबकर मारे ही गए, यानी कि मौत को कोई धोखा नहीं दे सकता। और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ ये पूरी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए। थैंक यू।